हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2 द रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट, इसके एक्सरसाइजेस का हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 124 में क्वेश्चन दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू बिलीव इन गॉड विदाउट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम भगवान में आस्था रखें, हम भगवान को माने और साथ ही साथ हम किसी रिलीजन को एक्सेप्ट मत करें। मतलब मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, या ना ही कोई सिख हूँ, मुस्लिम हूँ, मतलब कोई रिलीजन को मैं फॉलो नहीं कर रही, तो भी मैं क्या भगवान पे आस्था रख सकती हूँ? यस, ऐसा कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल टू बिलीव इन गॉड विदाउट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन। अ पर्सन मे बिलीव इन गॉड एज अ सुप्रीम पावर और क्रिएटर बट मे नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। तो एक व्यक्ति क्या है, ये मान सकता है कि हाँ भगवान होता है। तो भगवान को हम किस रूप में मानेंगे? एक सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर का मतलब एक सर्वश्रेष्ठ पावर, और या फिर हम ये मान सकते हैं पूरे जग का रचयिता। और साथ ही साथ हम कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं, उनके प्रैक्टिसेस को नहीं मान रहे हैं, उनके रिचुअल्स को नहीं मान रहे हैं। सच पीपल बिलीव इन मॉरल वैल्यूज लाइक ट्रूथ, काइंडनेस, ऑनेस्टी rather than religious custom. This belief is often based on personal faith and reasoning, not on religious rule. तो साथ ही साथ देखिए, ऐसे लोग जो है वो मोरल वैल्यूज को मानते हैं। मोरल वैल्यूज मतलब सच्चाई, लोगों के, ठीक है, सच्चाई को मानते हैं, दया को मानते हैं, मतलब हम लोग को सामने वाले के प्रति हमेशा दया भावना रखना है, और ऑनेस्टी को मानते हैं। इसके अलावा कि हम कोई रिलीजियस कस्टम्स वगैरह फॉलो ना करके ये सारी चीज़ों को हम मानते हैं। उसके बाद दिस बिलीफ, तो ये जो बिलीफ है ये बेस्ड होता है खुद के पर्सनल फेथ पे, खुद की रीजनिंग में, किसी रिलीजियस रूल्स को फॉलो नहीं करने में। In what situation does religion bring people together? In what situations does it make people fight among themselves? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन से सिचुएशंस है जिसमें रिलीजन, अगर हम रिलीजन की बात करें तो कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे लोग साथ में आ जाते हैं, और ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं। तो रिलीजन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। तो रिलीजन जो है लोगों को एक साथ लेके आता है। तो कैसे लेके आता है? जब पीपल, जो लोग हैं, वो कॉमन रिलीजियस वैल्यूज को मानते हैं, जैसे कि लव, कंपैशन, पीस एंड हेल्पिंग अदर्स। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम प्यार, लोग दूसरे के प्रति करुणा भावना रखना, शांति और दूसरों की मदद करना, ये सब वैल्यूज को अगर हम मानते हैं तो लोग साथ में रहते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल्स क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग। तो जैसे कि हमको पता है कोई भी अगर रिलीजियस फेस्टिवल होता है तो हम उस रिलीजियस फेस्टिवल को एक साथ मानते हैं। हर प्रांत के लोग जो हैं, हर जो रिलीजन के लोग हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स को एक तरीके से मानना पसंद करते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को एक साथ माने तो ये भी एक यूनिटी और बिलोंगिंग को दर्शाता है। फिर पीपल वर्क टुगेदर फॉर सोशल सर्विस, चैरिटी एंड मोरल सपोर्ट। जब लोग जो है एक साथ मिलके जो सोशल सर्विस है, चैरिटी है और मोरल सपोर्ट को वैल्यू देते हैं। तो रिलीजन मेक पीपल फाइट अमंग देमसेल्फ व्हेन, जब कब ये लड़ाई में बदल जाता है रिलीजन? जब लोग एक दूसरे के अदर जो रिलीजन्स है उसको लेके इंटॉलरेंट हो जाते हैं। इंटॉलरेंट मतलब उसको सहन नहीं करना, उनकी आलोचना करना, दूसरे रिलीजन को आलोचना करना, दूसरे रिलीजन के जो रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, उसको बुरा भला बोलना, और ये मानना कि हमारा जो रिलीजन है वो सबसे अच्छा है। तो इस तरीके का जब सिचुएशन होता है तब लोग जो है लड़ाई में उतर आते हैं। उसके बाद रिलीजियस डिफरेंसेस आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल और पर्सनल गेन। और अगर इस तरीके का भड़काया जाता है लोगों को कि नहीं, जैसे कि आपको पता होगा 1994 में पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो बंगाल और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उस समय का भी जो सिचुएशन जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। तो रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस में कोई भी पॉलिटिकल है या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्सनल है, वो डिफरेंसेस क्रिएट कर दे। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर बिलीव्स लीड टू हेट्रेड एंड वायलेंस। तो इसी के साथ साथ अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखें, ठीक है, हम किसी और को गलत समझे या दूसरे जो रिलीजन है उसको रेस्पेक्ट ना दे, तो इससे भी क्या है, नफरत और वायलेंस जो है वो
हो जाता है। पेज 125 में क्वेश्चन दिया गया हुआ था, डू यू सी एनी लिंक बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस? तो क्या कोई लिंक है? तो यस, ये एक स्ट्रॉन्ग लिंक है इन दोनों के बीच में। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कोई भी फ्रीडम मतलब क्या, उसको आज़ादी, उसको सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। और साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या होता है, जो भी साइंस में प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस हेल्प ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस हमारा जो चैप्टर था, और इस चैप्टर में हमने देखा कि साइंस जब जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा था तो हर इंडिविजुअल के पास अपनी बात रखने का, अपना एक्सप्रेशन रखने का, अपने थॉट को रखने का की छूट थी, और एक्सपेरिमेंट्स करने का भी छूट था। तो इससे साइंस पे प्रोग्रेस हो रहा था, और लोगों के जो क्वालिटीज़ है उसमें भी फ्रीडम, मतलब इसमें भी इजाफा होते जा रहा था। When individuals are free to ask questions, think critically and share new ideas without fear, scientific discoveries go faster. तो जब लोगों के पास, हर एक इंसान के पास अपने क्वेश्चंस को रखने का अधिकार हो, क्वेश्चंस पूछने का अधिकार हो, अच्छे से सोचने का अधिकार हो, अपने नए नए आइडियाज़ को रखने का अधिकार हो, तो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो जल्दी जल्दी होती है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। तो फ्रीडम अलाउ साइंटिस्ट टू चैलेंज ओल्ड बिलीव्स एंड डेवलप न्यू नॉलेज। और फ्रीडम होने से, आज़ादी होने से जो साइंटिस्ट है उनको भी छूट मिलती है कि वो जो पुराने जो बिलीव्स है उसको मतलब उसमें चैलेंज कर सके, उसको बंद कर सके और नए नॉलेज को लेके आ सके। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड, साइंटिफिक प्रोग्रेस स्लो डाउन बिकॉज पीपल आर अफ्रेड टू थिंक डिफरेंटली और एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। देयरफॉर ग्रेट इंडिविजुअल फ्रीडम एनकरेजेस क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो अगर हम दूसरे पहलू पे देखें कि अगर इंडिविजुअल फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होगा, नहीं होगा लोगों के पास फ्रीडम, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास, तो लोगों के अंदर डर रहेगा कि अगर वो अलग तरीके से सोचते हैं, अपनी आइडियाज़ को रख देंगे तो उनको जेल हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो इस तरीके का माहौल रहेगा, तो कोई अपनी बात को रखेगा ही नहीं। और जब जैसे जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम को एनकरेज किया जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस हो पाएगा। उसके बाद लास्ट पेज में जो एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं वो हमको देखना है। तो हाउ डिड पीपल इन इंडिया कंसेप्चुलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ ड्यूरिंग मिडिल एजेस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अल्टीमेट ट्रूथ, आखिरी सच क्या है, उसको मिडिल एजेस में कैसे बताया गया है। तो ड्यूरिंग मिडिल एजेस पीपल इन इंडिया हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट अल्टीमेट ट्रूथ। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि मिडिल एजेस में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अलग अलग सेक्ट्स थे। तो अलग अलग सेक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग मान्यताओं को मानने के हिसाब से अलग अलग जो है वहाँ पे धारणाएं थी। तो सम बिलीव्ड इट वाज ब्राह्मण, एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस रियलिटी एज थॉट बाय आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य ने जैसे बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, फॉर्मलेस रियलिटी होती है, तो उसके आधार पर। और कुछ लोगों को लगता था कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, पर्सनल गॉड जैसे कि विष्णु या शिव की भक्ति करना, या शक्ति मतलब दुर्गा की भक्ति करना, इस तरीके की भक्ति करके वो भगवान के पास रहता। और कुछ रिलीजियस जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म गॉड में बिलीव नहीं करते थे, उनका इंटरप्रिटेशन ही, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन थे जिससे वो अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ आ सकते थे। उसके बाद व्हाट इम्पैक्ट डिड रिलीजियस डाइवर्सिटी हैव ऑन पीपल ऑफ इंडिया। तो अलग अलग रिलीजन होने के कारण लोगों के में जो लाइफ है इंडिया की, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी होने से क्या है, डिबेट, डिस्कशंस और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स और रिलीजियंस में। पीपल आर जनरली ओपन टू लिसन टू अदर बिलीव्स। तो लोग यहाँ पे ओपन है कि वो दूसरों की मान्यताओं को मान सके, इवन एक्सेप्ट न्यू प्रैक्टिसेस, और नई प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर सके। एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। सो उसके रिलीजियस डाइवर्सिटीज के क्या है, कुछ प्रोज भी है और कुछ कॉन्स भी है। जैसे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो हमें कभी कभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस ले आती है सेक्ट्स के बीच में। तो डिफरेंट ग्रुप्स है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्लैशेस ले आती है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई या कलेश ले आती है। द बिलीव्स कीप्ट चेंजिंग ओवर टाइम, इवन द कम्युनिटी हैज इट्स ओन गॉड एंड गॉडेसेस एंड मोड्स ऑफ वर्शिप। तो ये जो बिलीव्स है वो धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं समय के साथ में, और हर एक कम्युनिटी के पास खुद के देवी देवताओं होते हैं और खुद का तरीका होता है वर्शिप करने के लिए। और इन कम्युनिटीज जो लोग साथ में रह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे जो गॉड और गॉडेसेस मान रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो इट हैज़ रिच एंड रिलीजियस कल्चर इन इंडियन सोसाइटी।
उसके बाद हाउ डिड द कास्ट सिस्टम अफेक्ट पीपल्स रिलीजियस फ्रीडम। अगर हम ये माने कि कास्ट सिस्टम जो है लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को कैसे अफेक्ट करता है। द कास्ट सिस्टम has established itself across more or less whole of India during Middle Ages। और अगर हम मिडिल एजेस की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ था, थोड़े जगह में छोड़ के सारे जगह फैला हुआ था। एंट्री एंड वर्शिप इन टेम्पल्स एज वेल एज रिलीजियस स्टडीज वेयर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड बर्थ। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि मंदिर में एंट्री हो गई या प्रार्थना पूजा करने का जो रिचुअल हो गया, इसमें जो छोटे लोगों तबके के लोग हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता था। इवन जो पढ़ने का जो पढ़ाई करने का जो स्कूल्स है वो जो दलित है वुमेन्स हैं उनके लिए ये अलाउड नहीं थे, लो कास्ट के लिए अलाउड नहीं थे। तो दलित एंड वुमेन जो है प्रोहिबिटेड, मतलब उनको रोक थी रिलीजियस जो टेक्स्ट है उनको वेदास वगैरह है उसको पढ़ने के लिए या टेम्पल्स में जाने के लिए, टेम्पल में पूजा करने के लिए, या कोई भी राइट्स होता है जैसे यज्ञ वगैरह सैक्रिफाइसल राइट्स बोल रहे हैं तो यज्ञ है या कोई भी पूजन है उसके लिए उनको मनाही रहती थी। दोज हु अटेम्प्टेड टू क्रॉस कास्ट बाउंड्रीज वेयर पनिश्ड। और इसके साथ साथ हमने देखा कि अगर कोई ये जो कास्ट बाउंड्रीज है उसको पार करने की कोशिश करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो अलॉन्ग विद डिफरेंसेस इन कास्ट देयर वाज वास्ट इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द सोसाइटी ड्यूरिंग मिडिल एजेस। तो हम अगर कास्ट के बारे में बात करें तो कास्ट में डिफरेंसेस तो था ही, और इस कास्ट में डिफरेंसेस के साथ साथ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कोई गरीब है तो इतना गरीब है उसके पास खाने को पैसा नहीं, कोई अमीर है तो उसके पास काफ़ी पैसा है, तो पावर और वेल्थ में भी डिफरेंसेस थे। उसके बाद व्हाई डिड अकबर अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो क्यों अकबर ने रिलीजियस इंटॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था, क्योंकि अकबर और उसके साथ साथ जो अलग जो हमारे कंट्री के रूलर्स थे उनका यही मानना था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजियंस है। अगर वो रिलीजियस टॉलरेंस मतलब हर एक जो रिलीजन है उसको सेम मान्यता नहीं देंगे तो वो रूल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने रिलीजियस पॉलिसी को टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। तो अकबर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बिकॉज ही रियलाइज दैट दे मस्ट रेस्पेक्ट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ पीपल इफ दे विश टू रूल अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। तो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, अलग अलग हमारे कंट्री में रिलीजन है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो अच्छे से रूल करे बिना किसी क्लेश के रूल करना चाहे तो उसके लिए उनको जो डिफरेंट रिलीजियस हैं उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इट इज द पॉलिसी दैट एम्परर अकबर एंड हिज एडवाइजर अबुल फजल कॉल्ड शुल्कुल और यूनिवर्सल टॉलरेंस पीस एंड हार्मनी। तो उनको किसी भी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है रिलीजन के बेसिस में, और ये जो पॉलिसी थी वो एम्परर अकबर और अबुल फजल लेके आए थे। उसका क्या नाम था? शुल्कुल, ठीक है, यूनिवर्सल टॉलरेंस पीस एंड हार्मनी। अकबर का क्या मानना था कि जो रूलर होता है, कोई भी मतलब जो राजा होता है वो क्या होता है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ में, और जैसे ही भगवान जो है अपनी ब्लेसिंग्स लोगों के ऊपर निछावर करते हैं वैसे ही एक रूलर को अपने जो प्रजा है उसमें अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो शावर करना है। तो रूलर को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कोई रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारे जो लोग हैं उनके राज्य में वो शांति से रहे और प्रोस्पेरिटी के साथ रहे, मतलब अच्छे से रहे, हर किसी के पास खाने को पैसा हो, काम हो, इस तरीके से। Hence a ruler could not favor any particular religion but treat all religions equally। तो एक रूलर को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए और हर एक रिलीजन को इक्वली मानना चाहिए। अकबर वाज अ रैशनलिस्ट हु डिडंट फेवर ट्रेडिशनल सुपरस्टिशियस रिलीजन। ही वांटेड टू पीपल टू यूज रीजन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड एक्सेप्ट व्हाट इज राइट इन डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिस्कार्ड व्हाट इज रॉन्ग। तो एक रैशनलिस्ट थे जो रैशनलिस्ट का मतलब जो किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन या सुपरस्टिशन या रिलीजन को फेवर नहीं करते थे, और उनका बस यही मानना था कि लोग अपना दिमाग यूज करें और ये जाने कि क्या सही है क्या गलत है। किसी भी रिलीजन में जो सही है उसको एक्सेप्ट किया जाए और जो गलत है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। उसके बाद वाई डिड थिंकर्स लाइक कबीर रिजेक्ट ऑल फॉर्मल रिलीजन्स एंड व्हाट डिड दे एडवोकेट। तो जो थिंकर्स है जैसे कि कबीर है, इन्होंने क्या चीज़ रिजेक्ट किया और फॉर्मल रिलीजन्स में, और क्या उपदेश वो देते थे, क्या एडवोकेट वो करते थे। तो थिंकर्स लाइक कबीर रिजेक्टेड फॉर्मल रिलीजन्स बिकॉज
तो वो क्या मानते थे कि कोई भी रिचुअल्स, टेम्पल्स, मॉस्क जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी है। और उनका क्या मानना था, एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, और उनको कैसे पाया जा सकता है, उन तक कैसे हम जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लव, डिवोशन और हेल्पिंग फेलो ह्यूमंस में। तो हमको हर किसी के साथ प्रेम से रहना है, भगवान में आस्था बना के रखना है, और जो हमारे जो ह्यूमंस हैं, हमारे जो साथी गण हैं, उनकी हमको मदद करना है। उन्होंने क्या अपोज किया, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उस समय उसको अपोज किया, और जो रिलीजियस डिविजन्स थे उनको अपोज किया, और क्या मैसेज स्प्रेड किया कि हमको पीस, इक्वालिटी और टॉलरेंस के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लाइव्स ऑफ वुमेन डिवोटीज। तो क्या है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, अगर हम वुमेन डिवोटीज की बात करें तो सिमिलरिटीज क्या था, जैसे कि वुमेन डिवोटीज जैसे कि मीरा हो गए, ये लोग मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, दे आर डीपली डिवोटेड टू गॉड। तो वो अपने डिवोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते थे, सॉन्ग्स और भजन के थ्रू। और वो क्या चैलेंज करते थे, सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो वुमेन के ऊपर लगाया जा रहा था उसको वो चैलेंज करते थे। डिफरेंसेस क्या था, जैसे कि कुछ वुमेन्स जो है वो अपने आप को डिवोट तो कर देते थे भगवान में, लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़ते नहीं थे। वो क्या था, अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और अपने फैमिली के साथ रहते रहते अपना घर का काम करते करते डिवोशंस दिखाते थे। उसके बाद उनके सोशल बैकग्राउंड और जो पर्सनल स्ट्रगल्स थे वो डिफरेंट थे। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मुस्लिम्स, फिलोसोफर मुस्लिम एंड सूफीज। तो हमको ये तीनों के बीच में अंतर बताना है। तो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स कौन हो गए, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं वो हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान में जो क्या लिखा है उसको मानते हैं। उसके बाद फिलोसोफर्स हो गए, जो फिलोसफीज देते हैं, और सूफीज हो गए, जो लव और डिवोशन से भगवान को पाना चाहते हैं। तो हमको तीनों के डिफरेंसेस दिखने हैं। तो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स कौन है, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, और जो इंटरप्रिटेशन है रिलीजियस टेक्स्ट को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। फिलोसोफर मुस्लिम्स कौन है, जो एम्फसाइज करते थे रीजनिंग, लॉजिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और सूफीज कौन थे, जो भगवान को पाने के लिए लव, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते थे। उसके बाद ट्रेडिशनल जो मुस्लिम्स है वो किसको अपोज करते थे, जो भी फिलोसफल थिंकिंग है और साइंटिफिक इंक्वायरी है इसको वो अपोज करते थे। फिलोसोफर मुस्लिम्स क्या है, वो ह्यूमन कुड अंडरस्टैंड गॉड, तो भगवान को कैसे पाएंगे, साइंस और रैशनल थॉट के थ्रू। और ये कैसे बिलीव करते थे कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, मेडिटेशन, डिवोशन और लव के थ्रू। ये स्ट्रांगली अपोज करते थे फिलोसोफर और सूफीज को। ये जो फिलोसोफर मुस्लिम्स है ये क्या स्टडी करते थे, ग्रीक, इंडियन और चाइनीज नॉलेज को। ये कौन, सूफीज क्या है, स्टडी करते थे बुद्धिस्ट और योगा टेक्स्ट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट, दे कंसिडर्ड न्यू आइडियाज अन इस्लामिक। जो न्यू आइडियाज उसको अन इस्लामिक बोलते थे, ठीक है, वो मतलब इस्लामिक नहीं है। ये बिलीव करते थे कि हमको इन्वेस्टिगेशन करना है नेचर का, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद ये कंसिडर करते थे रैशनल थिंकिंग क्या है, एक बैरियर है गॉड तक पहुंचने का। तो ये डिफरेंसेस है तीनों कम्युनिटीज में, तीनों सेक्ट्स में। नेक्स्ट इज हाउ डिड अरेबिक फिलोसोफर ऑफ मिडिल एजेस रीच एंशिएंट ग्रीक क्लासिक टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो अरेबिक फिलोसोफर्स हैं मिडिल एजेस के, वो एंशिएंट ग्रीक क्लासिक को मॉडर्न वर्ल्ड तक उन्होंने कैसे लाया। तो अरेबिक फिलोसोफर्स जो है वो ग्रीक फिलोसफिकल और साइंटिफिक टेक्स्ट को पढ़ाई करते थे और उसको ट्रांसलेट करते थे अरेबिक लैंग्वेज में। तो स्कॉलर्स जैसे कि अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल बिरूनी, इब्न रशीद, ये क्या थे, ये नॉलेज को एक्सटेंड किया इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू। और लेटर जो है बाद में जो है जो अरेबिक वर्क्स है उसको ट्रांसलेट किया यूरोपियन लैंग्वेजेस में, जहाँ पे वो क्या यूज़ करते थे, एजुकेशन और रिसर्च को यूज़ करते थे। तो ये जो ट्रांसमिशन है नॉलेज का, ये इसको हेल्प किया जो ग्रीक लर्निंग है उसको मॉडर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए, और यूरोप के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ चर्च इन यूरोप ड्यूरिंग मिडिल एजेस, व्हाट इम्पैक्ट डिड रिफॉर्मेशन हैव ऑन इट्स ओन। तो रोल क्या था चर्च का मिडिल एजेस में, और उनका इम्पैक्ट क्या था रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस में। तो रोल क्या था मिडिल एजेस में, तो हम पहले से इतने दिन दोनों चैप्टर मिला के हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। रोल ऑफ चर्च जो है, तो सब जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो सेंट्रल रिलीजियस अथॉरिटी होता था यूरोप में। तो पॉप क्या होते थे, हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे, और किंग्स जो है उनको वो भी जो है उनके रिलीजियस पावर को एक्सेप्ट करते थे। तो चर्च जो है वो कंट्रोल करता था किसको, रिलीजन, जस्टिस,
एजुकेशन और सोशल लाइफ। ये हमने चैप्टर में देखा कि कैसे जो है चर्च जो है एक न्याय का सेंटर था, रिलीजन का सेंटर था, एजुकेशन का सेंटर था, सोशल लाइफ का सेंटर था। तो बाइबल जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जिसको कॉमन पीपल जो है वो पढ़ नहीं सकते थे, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो इससे जो अगर बाइबल में जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट पढ़ सकते थे और वो उसको वैसे ही इंटरप्रेट करके बताते थे, बढ़ा चढ़ा के। तो लोगों को के पास कोई फ्रीडम नहीं था अपने रिलीजन को चूज करने का या फिर क्वेश्चन करने का चर्च में जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उनमें। तो ये रोल था चर्च का। उसके बाद इम्पैक्ट क्या था रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस में। द रिफॉर्मेशन एंडेड द मोनोपोली ऑफ कैथलिक चर्च। तो रिफॉर्मेशन होने के बाद में जो ये मोनोपोली थी चर्च की कि भाई हमने देखा था इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, उसमें क्या हुआ करता था, लोगों को सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते थे ताकि वो अपने पापों से मुक्ति पा सके। तो ये सब चीज़ें और जो बहुत ज़्यादा वेल्थ उन्होंने इकट्ठा करके रखा था चर्च को, तो ये सारी जो मोनोपोली है ये चर्च की ख़त्म हो गई। इससे क्या हुआ, रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस आने से इट ब्रोक द रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूरोप। तो ये जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाला जो यूरोप में चल रहा था वो ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद लोगों के पास फ्रीडम हुआ कि वो अपने रिलीजन को चूज कर सके। तो लिंक जो था चर्च और स्टेट के बीच में, है ना, वो वीकन हो गया और इससे जो है स्टेट्स जो है वो मोर सेक्युलर हो गए। पहले क्या था, जो चर्च है उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, तो किंग्स और उसका जो रूल था, जो स्टेट था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी। इससे क्या हुआ, जो लिंक अगर वीकन हुआ तो इससे जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा सेक्युलर हो गए और बहुत सारे जो नए रिलीजियस सेक्ट्स हैं वो भी उभर के आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कैथोलिक चर्च डिड मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज एंड अपोज। तो कौन सा चीज़ है कैथोलिक चर्च का जिसको मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज किया और उसकी आलोचना की। तो क्या था वो, सबसे पहले ही कंक्लूडेड दैट एक्सटर्नल रिचुअल्स कुड बी द पार्ट टू सेल्वेशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जो एक्सटर्नल रिचुअल्स है उसको हम लोग अपना के, जो चर्च की जो पॉलिसीज चल रही है उसको अपना के हम सेल्वेशन, मोक्ष के पास नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो आशीर्वाद है, ग्रेस है, पर्सनल फेथ है, वही हमको मोक्ष के तक ले जा सकता है। उन्होंने क्वेश्चन किया जो चर्च का जो क्लेम था कि फ्रीडम, जो हमारे अगर कोई पाप है, हमारे जो सिन है उसको और पनिशमेंट है उसको हम पैसों से खरीद के, कोई इंटेलेक्चुअल्स जो है सर्टिफिकेट खरीद के हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कोई एक्सटर्नल रिचुअल्स जो है हमको सेल्वेशन तक नहीं लेके जाने वाला। सेल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू, और अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान में आस्था दिखा के, किसी भी रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस जो भी चर्च बोल रहा है उसको करके नहीं। The people did not need a priest to perform this duty। और लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्रीस्ट की, वो खुद ही, है ना, एवरी क्रिश्चियन कुड बिकम अ प्रीस्ट एंड रीच गॉड। तो हर एक क्रिश्चियन जो है वो खुद में एक प्रीस्ट है और वो अपने भगवान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको भगवान की भक्ति करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज व्हाट लिंक यू सी बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड रिफॉर्मेशन। रिलीजियस फ्रीडम और रिफॉर्मेशन में क्या लिंक है। तो लिंक वी सी बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड रिफॉर्मेशन आर, क्या है, सबसे पहले The Reformation challenged the absolute authority of Catholic Church। तो सबसे पहला जो रिफॉर्मेशन प्रोग्रेस है उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद जो है कैथोलिक चर्च की जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया। इससे लोगों को फ्रीडम मिली कि वो बाइबल को खुद पढ़ सके, इंटरप्रेट कर सके। पीपल को अब पीपल वे नो लॉन्गर फोर्स टू फॉलो वन रिलीजन और चर्च। तो अब लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता था कि वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे या चर्च को फॉलो करे। मल्टीपल रिलीजियस सेक्ट्स आए जिससे जो है फ्रीडम हमको मिली कि हम किस बिलीफ को फ्रीडम किस बिलीफ को हम मानना चाहते हैं, किस तरीके से हम वर्शिप करना चाहते हैं। तो दस रिफॉर्मेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग रिलीजियस फ्रीडम इन यूरोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट, व्हाट रिलेशनशिप डिड इट हैव विद साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो क्या क्या एनलाइटमेंट प्रोसेस के क्या एस्पेक्ट्स थे और रिलेशनशिप हमको बताना है साइंटिफिक रिवोल्यूशन में। तो डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट क्या क्या, सबसे पहले faith in reason, science and human intellectuals, belief in progress and human freedom, opposition to superstition, blind faith, religious authority, emphasis on individual freedom and rational thinking, belief that knowledge should be based on experiment and observation। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमने चैप्टर में डिटेल में देखा है, इससे पहले भी जो आंसर्स है उसमें भी हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस किए, ठीक है। तो ये है
ये पॉइंट्स है जो एनलाइटमेंट प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ इसका, तो एनलाइटमेंट प्रोसेस वाज इंस्पायर्ड बाय द मेथड ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, जो एनलाइटमेंट प्रोसेस है वो इंस्पायर था किससे, जो मेथड से साइंटिफिक रेवोल्यूशन के, उसमें साइंटिफिक थिंकिंग स्ट्रेंथन किया, बिलीफ में, रीजन और एविडेंस में, साइंस एनकरेज किया क्वेश्चनिंग में, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और इंक्लूडिंग रिलीजन में, टुगेदर दे ट्रांसफॉर्म ह्यूमन थॉट एंड सोसाइटी। तो ये साथ में मिलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन और एनलाइटमेंट, ये साथ में मिलकर जो ह्यूमंस का थॉट है सोसाइटी को उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट डिड द रोमनिस्टिक अपोज, तो रोमनिस्टिक ने क्या अपोज किया, तो सबसे पहले तो एक्सेसिव फेथ नहीं होना चाहिए हमको साइंस और रीजन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय स्टार्ट हुआ था, तो उससे उनको वो ये उस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है इससे क्या हो रहा है, नेचर और लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और कल्चर का, जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था कल्चर का उसको वो मिटते जा रहा है, और इमोशंस, फीलिंग, आर्ट और इमेजिनेशंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। एक जो सिंपल रूरल लाइफ थी, जो हार्मनी में जिया जाता था नेचर के साथ में, उसको ये प्रेफर करते थे। और ये क्या वैल्यू करते थे, जो फोक कल्चर है, आर्ट है, लिटरेचर है, उसको ये ज़्यादा वैल्यू देते थे, ना कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो ये क्या है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको ये थोड़ा अपोज करते थे। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, आपको लगते होंगे लंबे हैं, हमको समझ में नहीं आते, लेकिन जब आप समझ के पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।